नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। राजनीति सच में बड़ी अजीब चीज है और हर किसी के लिए इसको समझना बेहद मुश्किल। विपक्ष में हो तो विरोध करो और सत्ता में आ जाओ तो रास्ते को अपनाओ जो आपके लिए सही हो। शायद यही राजनीति का तकाजा है। सत्ता में आने से पहले बीजेपी जिस निजीकरण का चीख चीख कर विरोध कर रही थी, सत्ता में आने पर वही बीजेपी निजीकरण के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ती दिख रही है। सवाल कई है, क्या सरकार के पास निजीकरण के अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं? जब कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया तो सरकार की ओर से बातचीत की कवायद क्यों नहीं की गई? बिग बुलेटिन में आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखें, आप भी समझे मसला है क्या। इलेक्शन कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा में बिजली निगम के निजीकरण पर महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है। निजीकरण का विरोध कर रही बिजली कर्मचारियों ने हरियाणा में ब्लैकआउट करने की ठानी तो हरियाणा सरकार ने बिजली कर्मचारियों पर एस्मा का करंट लगा दिया। एस्मा का जो ऑब्जेक्टिव है वो जन साधारण को जो आवश्यक जो सुविधाएं हैं वो मुहैया हों, किसी प्रकार की एसेंशियल सर्विसेज में डिसरप्शन ना हो। ऑब्जेक्टिव तो उसका वही है। आप ये देखिए, स्ट्राइक से कौन आदमी बाधित होगा, कौन आदमी प्रभावित होगा? मैं तो होने से रहा, मैं तो चंडीगढ़ में एयर कंडीशन में बैठता हूँ, ना ही यहाँ पे जो दूसरे अफसर हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। कौन प्रभावित होगा? आम आदमी होगा, वो होगा आम नागरिक होगा, वो विद्यार्थी होगा जो कि अपनी पढ़ाई कर रहा है। हम चाहते हैं कि बिजली का भी जो समय है, पीक का समय है, जो उसकी ज़रूरत है, गर्मी है, गर्मी के नाते आम जनमानस को सुविधा मिले, उसको सुख का अनुभव हो और हमारी सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में बिजली है। और अगर कर्मचारियों को अपनी कोई बात कहनी है, उनको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। खाली धरना प्रदर्शन हड़ताल पे जाना ये अपनी बात कहने का खाली एक तरीका नहीं है। एस्मा लगाए जाने से बिजली कर्मचारी बेहद खफा हैं। इनका कहना है कि सरकार संवैधानिक अधिकारों का हनन करने के बजाय बातचीत का रास्ता निकाले। हर प्रकार के संवैधानिक प्रक्रियाएं अपनाते हुए जो समय सीमा होती है संविधान के अनुसार ट्रेड यूनियन की, उसके अनुसार हमने सरकार को नोटिस दिया था हड़ताल का, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी प्रकार की बातचीत नहीं की। सरकार को चाहिए थी कि बातचीत के माध्यम से समस्या का निदान करती, लेकिन सरकार लगातार संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए कर्मचारियों के आंदोलन को दबाना चाह रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। उधर इस मसले पर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष सरकार के एस्मा लगाने के फैसले पर सवाल उठा रहा है। इसी सरकार में आने से पहले बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम पंजाब की तर्ज पर वेतन देंगे, वो नहीं दिया है। आज हटाने की बात हो रही है तो उनके साथ कम से कम संवाद तो करें। उसमें एस्मा लगाने से और दूसरे इस तरीके के जो ड्रैकोनियन लॉ है या कोई स्टेप्स है उसको उठाने से मैं नहीं समझता कि आम आदमी की या कर्मचारियों की आवाज को दबाया जा सकता है। नेशनल लोकदल इस प्रकार के अलोकतांत्रिक तरीके से किसी एजिटेशन के दबाने की निंदा करती है। सरकार को चाहिए कि जहां हरियाणा प्रदेश के लोगों को असुविधा ना हो उसके लिए कदम उठाए। वहीं ये कर्मचारी जो हैं हरियाणा प्रदेश के हैं, हरियाणा प्रदेश के लोग हैं, इनसे बात करनी चाहिए, इनकी बातों को तुरंत मानना चाहिए। काबिले गौर है कि बिजली कर्मचारी 23 सब डिविजनों के निजीकरणों का विरोध कर रहे हैं और इस मामले में अभी तक वार्ता सिरे नहीं चढ़ पाई। बिजली कर्मचारियों का आरोप है कि उन्होंने 29 और 30 जून की हड़ताल का नोटिस भी जारी किया था, लेकिन सरकार की ओर से बातचीत की जहमत तक नहीं उठाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बिजली कर्मचारी करंट मार रहे हैं। जी हां, बिग बुलेटिन में हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुभाष लांबा जी है जो महासचिव है सर्व कर्मचारी संघ के, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ संजय शर्मा जी जो बीजेपी से हैं, प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। रंजिता मेहता जो कांग्रेस से हैं, आप प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। प्रवीण अत्रे साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आईएनएलडी से आप हैं, आईएनएलडी का पक्ष आप रखेंगे। और गुरमीत जी हमारे साथ है जो वरिष्ठ पत्रकार है। गुरमीत जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। शुरुआत में करना चाहूंगा सुभाष लांबा जी आपसे, महासचिव आप है सर्व कर्मचारी संघ के। आपकी जो हड़ताल है, एस्मा लगा दिया गया, उसके बावजूद क्या आप हड़ताल पर जाएंगे? जो 29 और 30 तारीख को आप लोग निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं।
निश्चित तौर से प्रदेश का जो बिजली कर्मचारी है पिछले 23 अक्टूबर से लगातार सड़कों पर है, क्योंकि प्रदेश की सरकार ने निर्णय किया कि 23 सब डिवीजनों को निजी हाथों में दिया जाएगा ऑपरेशन मेंटेनेंस का कार्य। इसके साथ साथ हम इस बात का विरोध कर रहे हैं और प्रदेश की सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि 23 सब डिवीजनों का जो काम निजी हाथों में दे रहे हो उससे प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता का क्या फायदा होगा, लेकिन प्रदेश की सरकार आज तक नहीं बता पाई कि उससे क्या फायदा होगा। हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि इससे पहले भी मीटर रीडिंग का काम, बिल बांटने का काम, बिल बनाने का काम, कैश कलेक्शन का काम, ये सारा का सारा काम इन्होंने निजी हाथों में दिया हुआ है। चलिए ठीक है, पहले जरा बीजेपी के पास चलते हैं। जो फायदे की बात हो रही है कि क्या फायदा हो जाएगा निजीकरण से, संजय शर्मा जी, क्या फायदा ऐसा हो जाएगा निजीकरण से जो सरकार नहीं कर पाई वो निजीकरण से हो जाएगा? पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये निजीकरण नहीं है, ये केवल 232 जो सब डिवीजन है उनमें से केवल 23 सब डिवीजन में ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए आउटसोर्सिंग से लोगों को लेकर के और ये काम चलाने के लिए किया गया है, और ये भी केवल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है उन 23 सब डिवीजन के अंदर, और ये भी केवल 2 साल के लिए। क्यों लिया गया है वो बता दें। इसलिए लिया गया क्योंकि पिछली सरकारों ने कोई भी भर्ती इन सब चीजों को चलाने के लिए नहीं की। कर्मचारियों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है और अनेक कर्मचारियों को निकाल भी रहे हैं। नहीं, किसी को नहीं निकाल रहे, आपको गलतफहमी है। गलतफहमी नहीं है, मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आपको बकायदा आंकड़ों से बता सकता हूं। बातचीत जब चल रही थी उस वक्त 196 कर्मचारियों को आपने नौकरी से हटा दिया। कौन है वो? उसके बाद दक्षिण बिजली हरियाणा वितरण निगम के 127 ठेका कर्मचारियों को पहले ही निकाला जा चुका है। हाँ तो साहब, तो उसमें क्या है, देखिए नहीं, नौकरी देने की जो बात हो रही है, जो लोग लगे नहीं निकाल रहे हैं, वही बता रहा हूं कि अगर वो लोग जिनको ठेका दिया गया था, उनके जो कर्मचारी लगे हुए थे, अगर वो ठीक काम नहीं करेंगे तो नेचुरली जो लोग ठीक से काम करेंगे उनको भर्ती किया जाएगा। जो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे थे वो आउटसोर्सिंग से थे, वो रेगुलर कर्मचारी नहीं थे, वो आउटसोर्सिंग से भर्ती किए गए कर्मचारी केवल क्योंकि वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे। बहुत शिकायतें आ रही थी। अगर कर्मचारियों की इतनी कमी है, पूरी सुविधा नहीं संजय जी, कर्मचारियों की इतनी कमी है तो कितने कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया? सरकार ने चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से, अभी इलेक्ट्रिसिटी के गेज की हमने भर्ती किया, अभी हर जिला में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी पीछे छोड़ रहे हैं। आप लोग तो कह रहे हैं कि हम हर जिले में, हर जिले के लोगों को एक अलग से कमेटी बनाएंगे और जिले के हिसाब से नौकरी मिलेगी। एसएससीज में कहां है आपकी हर बात? एसएससीज में कहां है? इसीलिए राज्य एसएससीज में कहां है आप ये बताएं ना। इसीलिए राज्य में बताने लग रहा हूं, आप सुनिएगा कि हमने जिला स्तर पर जो कर्मचारियों की भर्ती करने की बात की है वो इसलिए की है क्योंकि पिछली जो हुड्डा की सरकार थी उन्होंने क्षेत्रवाद किया, भाई भतीजे का बोलबाला किया, केवल एक जाति विशेष के लोगों को भर्ती करते रहे। अब हमने जिला कैडर के हिसाब से नहीं होता ना, एक तरफ आप कहते हैं एसएससी है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भाई भतीजावाद है। जैसे कंफर्टेबल है उस तरीके से नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के पास पहले उनके पास चलते, फिर आऊंगा वापस आपके। रंजिता जी, सीधे आरोप आप पर यही कि जो काम आपने किए उनकी वजह से इन्हें चेंजेस करने पड़े, और चेंजेस भी ऐसे जो बड़े लेवल पर होते हैं और फिर लोग सड़कों पर आ जाते हैं। देखिए राज, अभी संजय शर्मा जी बड़े खूबसूरती से कह रहे थे कि कांग्रेस ने भर्तियां नहीं की। जनाब, आज 19 महीने की आपकी सरकार हो गई है, आप सवाए लोगों को सड़कों पे उतारने के, उनकी हड़तालों को देखने में और कर क्या रहे हैं? और जहां तक बात लॉस की आती है कि 34,000 करोड़ का लॉस जो है आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को है, इसको कवर करने के लिए नई योजनाएं ये लेके आ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन लेके आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो नए सब डिवीजन 23 ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, उनको ये महीने का 22 से 25 लाख रुपए महीना। शब्द को ठीक कर लीजिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं है। आप इनको के बीच में मत बोलें। प्राइवेटाइजेशन जब ये बोलते हैं हम इसमें नहीं बोलते, डिबेट को डिबेट की सब डिवीजन का तो निजीकरण हो रहा है। निजीकरण नहीं है, निजीकरण नहीं है। देखिए, आपको जैसे कंफर्टेबल नहीं, देखिए संजय जी, जैसे आप कंफर्टेबल उस तरह से शब्दों को नहीं लिया जाएगा। ये निजीकरण ही, इसे निजीकरण ही कहा जा रहा है, और उसी पैमाने पर जो लोग हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। रंजिता जी, देखिए 22 से 25 लाख रुपए महीना उनको ये मेंटेनेंस का देने जा रहे हैं। पिछली बार 11 मई को जब इस डिबेट के ऊपर हम लोग इसी चैनल पे बैठे थे, तब पूरी क्लियरली बताया गया था कि यहाँ पे जो बिजली कर्मचारी भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे, उन्होंने यही कहा था कि अगर हमें ही ये 2 लाख रुपए महीना एक्स्ट्रा दे दे या 2.5 लाख रुपए महीना एक्स्ट्रा दे दे, जो कि 10,000 और 12,000 डीसी कॉन्ट्रैक्ट रेट पे हम एम्प्लॉय रखें, तो आराम से हम इस मेंटेनेंस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे ना तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, ना ही हम लोगों को दिक्कत आएगी, और हम लोगों को रोजगार भी और मिलेगा। पर इन लोगों ने सिर्फ इस वजह से कि जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल सब डिविजन्स हैं उनको ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ताकि जो चुनाव के दौरान इन्होंने अंडानी अंबानी से लोन लिए थे, खर्चा करवाया था, उसकी जेबों को भरा जा सके। ठीक है, इन्होंने रंजिता जी आप पर आरोप लगाया, आप इन पर आरोप लगा रहे हैं, और जो लोग हैं वो सड़कों पर आने को मजबूर है। लेकिन ऐसा लग चुका है, अब सड़कों पर आएंगे तो कैसे आएंगे? चर्चा को पहले आगे बढ़ाता हूं, फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन चल रहा है, उसके बाद वापस आऊंगा। अत्रे जी, आपके पास आ रहा हूं।
कैसे देखा जाए, क्योंकि संजय शर्मा जी एक बात कह रहे हैं कि जो कर्मचारी अच्छा काम नहीं करेंगे उन्हें तो निकाल दिया जाएगा। अब अच्छा काम कौन करेंगे वो तय करेगी कंपनियां। देखिए राज, सबसे पहले तो संजय जी को और भारतीय जनता पार्टी के बाकी लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि शब्दों को बदलने से उनके अर्थ नहीं बदलते। आप कह रहे हैं ये निजीकरण नहीं है, लेकिन हम आउटसोर्सिंग से एम्प्लॉयज लेके आएंगे, तो फर्क क्या है दोनों में? दूसरी बात, कितना विरोधाभासी रवैया है भारतीय जनता पार्टी का। कल जब इन्होंने जिला स्तर पे भर्तियों की बात कही थी, तब इन्होंने आउटसोर्सिंग पॉलिसी का विरोध किया था, ठेकेदारी प्रथा बंद करने की बात कही थी। आज इन्हीं के प्रवक्ता चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि जी हम 23 सब डिवीजन में आउटसोर्सिंग से बंदे लेके आएंगे। अब हिसाब लगा लीजिए कितना विरोधाभासी रवैया अपनाए हुए हैं। इस बात में कतई कहीं दो राय नहीं है। जिन 23 सब डिवीजन को ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, वो सब डिविजन हैं जो हाई रेवेन्यू जनरेशन की कैटेगरी में आती है, जहां से बिजली बोर्ड को पैसा अच्छा मिलता है। आप उन्हीं के ऊपर ये प्रोजेक्ट क्यों लाद रहे हैं? कहीं ना कहीं सरकार की जो एक्चुअल मंशा है वो अपने लोगों को, अपने उन व्यापारिक मित्रों को, उन अंबानी और अडानीज को फायदा पहुंचाने की है। ये प्रदेश की जनता से कतई छुपा हुआ नहीं है। आईएनएलडी भी वही आरोप लगा रही है जो कांग्रेस लगा रही है। गुरमीत जी, बीजेपी पर दोनों विपक्षी दलों ने एक ही आरोप लगाया कि आप फायदा पहुंचाने के लिए बड़े बड़े नाम ले लिए जाते हैं, ये तमाम चीजें करते दिख रहे हैं। नहीं, देखिए अदानी अंबानी का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात तो जरूर है कि आउटसोर्सिंग, अगर पहली बात तो अगर जब हम कहते हैं कि कोई पायलट प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं, उस पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? वो ये होता है कि अगर वो कामयाब रहा तो हम उसे और जगह भी लागू करेंगे। ठीक है, इसीलिए आप पायलट प्रोजेक्ट करते हो। इसलिए तो नहीं करते कि 10 जगह करेंगे फिर 5 जगह करेंगे, नेचुरली 10 जगह करेंगे फिर 40 जगह करेंगे। तो अगर आप इस तरह की योजना आपके मन में है तो कर्मचारियों की ये आशंका सही है कि ये निजीकरण की ओर एक कदम है। दूसरी बात जो प्रवीण ने भी इशारा किया कि कॉन्ट्रैक्ट पे बंदे रखना और आउटसोर्सिंग करना और प्राइवेटाइजेशन, ये सब चीजें अलग अलग हैं। आप इन्हें मिक्स नहीं कर सकते। जैसे संजय भाई कह रहे थे कि हम आउटसोर्सिंग पे ही थे, वो एम्प्लॉय हमारे थोड़ी थे। जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में है और आउटसोर्सिंग, उसमें फर्क है, हमें ये चीज समझनी चाहिए। अगर आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो निजीकरण का ही एक रूप है। आप कह सकते हैं कि नहीं जी उसमें हमने सिर्फ एम्प्लॉय, मान लीजिए पासपोर्ट ऑफिस में आप कह सकते हैं कि हमने जो आउटसोर्सिंग कर रखी है, जो कोई कंपनी वाले वहां बैठ के प्रोसेस करते हैं तो वो हमारे नियंत्रण। बट अल्टीमेटली जब आप ये प्रक्रियाएं शुरू करते हैं तो आप एक साथ कई संकेत देते हैं। एक तो एम्प्लॉइज को देते हैं, दूसरा आप नो डाउट रोजगार के संबंध में भी देते हैं। अभी ये खुद कह रहे हैं कि जी क्योंकि हमारी मजबूरी थी ये पायलट प्रोजेक्ट का लाना या आउटसोर्सिंग करना, क्योंकि पिछली सरकार ने भर्ती नहीं की, तो आप भर्ती कर लीजिए। और हम लोग हमेशा भर्ती पे ये बात करते हैं कि अगर सरकार चाह ले, सरकार के पास संसाधन इतने अधिक होते हैं कि अगर सरकार चाह ले और उसमें नियत ठीक हो तो वो भर्ती जल्दी भी हो सकती है। बिल्कुल सही। मंशा पर ही सबसे ज्यादा सवाल हमेशा उठते हैं, हर सरकार पर उठते हैं। सुभाष लांबा जी, आप जरा हमारे दर्शकों को यह बता दें कि आपकी मांगे क्या क्या है और कितने कर्मचारियों को इससे पहले निकाला जा चुका है और आने वाले दिनों में कितने कर्मचारियों को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा अगर निजीकरण हो जाता है। इस पे मैं एक दो सवाल जो भाजपा के साथी ने हमारे रखा जी, पहले तो आप जानकारी करेक्ट करें। 230 डिस्ट्रीब्यूशन की सब डिवीजन है, 10% 10 को ये पायलट प्रोजेक्ट कह रहे हैं कि उस काम को दे रहे हैं। उससे पहले जो मैंने बताया था रीडिंग का, बिलिंग का, कैश का, कलेक्शन का, बनाने का, सारा पायलट प्रोजेक्ट पे दिया था और ये पूरी तरीके से जा चुका है। अब ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें बड़ा घपला है, करप्शन है। मैं तथ्य पेश कर रहा हूं आपके सामने कि गुड़गांव की 5 सब डिवीजन और ये 23 सब डिवीजनों में 700 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू है, टोटल लगभग 75%। बहुत बड़ी। और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं 5 सब डिवीजन दी हैं, कितने में दी हैं? 52,80,165 रुपए में। ठीक है। वर्क ऑर्डर के अनुसार वो 211 कर्मचारी को लगाएंगे, 211 कर्मचारी प्लस 4 सुपरवाइजर, 1 सुपरवाइजर के ऊपर। हमने उसका हिसाब किताब कैलकुलेट किया, क्या किया कि 211 कर्मचारियों की तनख्वाह 9900 जो आज दे रहे हैं उसकी तनख्वाह कैलकुलेट किया तो वो बन गई 20,80,000। 4 सुपरवाइजर 15,000 के 60,000, 40 का एक और उनके ऊपर सुपरवाइजर, यानी कि 21,80,000 टोटल बन गई। हमने 8 लाख खर्चा और जोड़ दिया, घूमने का ये वो जो भी कुछ है ऊपर नीचे करना होगा, 8 लाख और जोड़ दिया, यानी कि टोटल 30 लाख का खर्चा और 52,80,165। हम ये पूछ रहे हैं कि वो जो 22 लाख हैं उसमें किस किस का हिस्सा है? ये सीधा सीधा सा आरोप हमारे पे। हम ये कह रहे हैं ये जनता का भला नहीं है, कर्मचारियों का भला नहीं है, निगम का भला नहीं है। यही नीतियां तो हैं वो जो 450 करोड़ का घाटा था 1998 में, आज 34,700 करोड़ का घाटा मतलब पार कर गया, 30,000 करोड़ का कर्जा चढ़ गया और आज जो सेंटर से रेवेन्यू का हमारा
पैसा मिलता है जो प्रदेश के विकास में खर्च होता जी है, सुभाष जी। उसका 75% पैसा कर्जा उतारने के लिए सरकार दे रही है, लेकिन नीतियों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसलिए पूरी तरीके से एक तो निजीकरण है। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि सरकार एस्मा लगा करके इस हड़ताल को रोक देगी। चौधरी बंसीलाल जी ने भी एस्मा लगाया था, निश्चित तौर से उसका खामियाजा सरकार ने भुगतना पड़ा था। क्या यही अच्छे दिन आने थे क्या हमारे? हम ये कह रहे हैं कि हम 11 अप्रैल से लगातार लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसके पास हमारा बिजली मंत्रालय है, 2 बार मिले कि हम परफॉर्मेंस पे बात करना चाहते हैं, हम तनख्वाह बढ़वाने की बात नहीं कर रहे। ठीक है। उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे, लेकिन आज तक बात नहीं की। हमने 11 मई को मास कैजुअली ली, 25,233 कर्मचारी हड़ताल छुट्टी पर गए, लेकिन सरकार ने बातचीत की टेबल पर नहीं आई। हमारे 495 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, 495 कर्मचारी, 42 कर्मचारी नेताओं को सस्पेंड कर दिया, और ये कह रहे हैं जो काम अच्छा नहीं करता उसको निकाल दिया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, शुरुआती चर्चा में कहा हमने निकाला नहीं। आप पर एक नहीं दर्जनों आरोप लगा दिए हैं सुभाष जी ने, आप जवाब दे सकते हैं। और उसके साथ साथ सिर्फ उन फीडर्स को क्यों निजीकरण किया जा रहा है, जिससे आप निजीकरण कह भी नहीं रहे, जो घाटे में जा रही है, उनका करवा दीजिए ना। नहीं, सुभाष लांबा जी जो बातें कही हैं बिल्कुल ठीक कही हैं, लेकिन क्या ये 1.5 साल में इतना घाटा हुआ है? क्या पिछली सरकारों ने जो कचूमर निकाला हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, वो किसी का ध्यान में नहीं है क्या? अगर मेरी बात सुनिए रंजीता जी, मैं बता रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ कि जब हमारी सरकार आई, हमने व्हाइट पेपर जारी किया कि कितने 1000 करोड़ रुपए का घाटा है बिजली बोर्ड को। हमारी सरकार ने तो 1.5 साल में रेवेन्यू जनरेट किया है। ये जो जनरेशन की बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समय में जनरेट हुआ है। जिन फीडर्स ने प्रॉफिट दिया, आप उन्हीं का निजीकरण कर रहे हैं। इसलिए जो ये 23 फीडर्स है, इनसे फायदा हो रहा है, और जिन्हें फायदा हो रहा है उस पर आप पायलट प्रोजेक्ट क्यों थोप रहे हैं? अगर शुरुआत करनी थी तो कमजोर से करते, हम भी आपका साथ देते, कोई विरोधी ना करता। पूरा देश, पूरी दुनिया ओपन हो रही है, पूरी दुनिया के लोग भारत के अंदर बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं। हाँ। क्या आप नहीं चाहते कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं? रंजीता जी, मैं डिबेट को कहीं नहीं बढ़ रहा हूं, मैं बता रहा हूं, बोलने देते, मैं रोकूंगा रंजीता जी, मैं रोकूंगा। जब आप डिटेल होगी चर्चा में लग जाती है, जब आप शांत हो जाए खुलते हैं तो आप बोलने लग जाती हैं, जब आपकी सच्चाई सामने आती है तो आप बोलने लग जाते हैं। अरे सुनिए, सुनिएगा माता, संजय जी, आपकी सरकारों ने जो कुछ किया, भ्रष्टाचार कितना किया, किसी को पता नहीं है क्या? इसी कारण से तो आपका देश भर में से सफाया हो रहा है। आप सुनने के मुद्दे पर आ जाइए, ठीक है, शांत हो गए हैं वो, शांत हो गए। आप मुझे सीधा जवाब दीजिए, इधर उधर मत घुमाइए। अच्छा काम हो रहा है कहीं पर, तो आप नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े? आप नहीं चाहते कि हरियाणा आगे जाए? क्या आप नहीं चाहते कि 24/7? बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, सुनने में संजय जी बहुत अच्छी लग रही है। प्रैक्टिकल नहीं है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं है साहब। ये बातें आप जो कर रहे हैं, ये सुनने के लिए अच्छी है। कहीं आप लोगों के बीच में जाएंगे, भाषण देंगे, वहां पर अच्छी नहीं साहब। प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में ये बातें सही नहीं है। आप ये बताइए, आप सुनिए ना संजय जी, आप कह ही नहीं रहे जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, जिन फीडर्स से नुकसान हो रहा है, आप उन पर जाकर क्यों निजीकरण शुरुआत कर रहे हैं? कि अगर कोई अच्छा हो रहा है तो उसको और अच्छा कीजिए। अगर कुछ लोग और जो बुरा हो रहा है उसे बुरा होने दीजिए। इसलिए कि हरियाणा की गांव के अंदर आप चले जाइए कि जो कर्मचारी भर्ती किए गए थे, रात को लोग टेलीफोन करते हैं तो वो टेलीफोन नहीं उठाते, रात को जाकर अगर कहीं की बिजली खराब होती है तो बिजली ठीक नहीं करते। कुछ ना कुछ चीजों को ठीक करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी का एक ही सोच है कि हमने हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को उनकी सुख सुविधाएं दी है, और इसलिए आप एस्मा लगा देंगे, इसलिए आप ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि अगर हड़ताल करने के लिए जाएंगे तो हड़ताल भी नहीं होने देंगे। नहीं, हड़ताल किस लिए? कोई बात तो हो ना हड़ताल की। किस कर्मचारी की छंटनी की जा रही है? किस सरकारी कर्मचारी को हटाया जा रहा है? किसके पेट के ऊपर लाठी मारी जा रही है? सब लोगों को पूरी सुविधा दी जा रही है, किसी लोग को हटाया नहीं जा रहा है। इस सरकार की मंशा साफ है कि 2.5 करोड़ लोगों को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए, और कर्मचारी की जब जरूरत हो, जब भी बिजली खराब हो, उसको ठीक करने बहुत बढ़िया, बहुत सुकून मिला होगा। बहुत से लोगों को बहुत सुकून मिला होगा आपकी तमाम बातें सुनकर, और उम्मीद ये कर रहे हैं लोग कि जो आप बातें कर रहे हैं कि जनता का भला हो। ये जो लोग हैं, जो कर्मचारी है, ये भी उसी जनता का हिस्सा है साहब, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और रंजिता मेहता जी, आप बोलने के लिए लालायत है। अत्री जी, फिर आता हूं आपके पास। किस तरीके से हम देखें इसे, क्योंकि दरअसल जो बात आती है निजीकरण की, वो इसलिए आती है कि हम बिजली चोरी को रोक नहीं पाए, और बिजली चोरी का सिलसिला कांग्रेस से चल रहा है। देखिए राज, अभी पीछे सर्वे हुआ था जब लाइन लॉस चेक कराया गया था कि कौन से डिवीजन में सबसे ज्यादा चोरी हो रही है, सबसे ज्यादा घाटा हो रहा है। आपको हैरानी जानकर होगी कि सीएम साहब की खुद की जो सिटी है वहां पे 82% लाइन लॉस है। जो कैप्टन अभिमन्यु की अपनी जगह है उसके वहां पे 85% लाइन लॉस है। उन चीजों को दुरुस्त करने की बजाय आज ये घुमा रहे हैं कि 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं। अगर बिजली देना चाहते हैं तो 750 मेगावाट बिजली जो चांडली में प्रोड्यूस हो रही थी, आपने उसको सरेंडर कर दिया कि उसकी जरूरत नहीं है, और वहां पे 3 से 4 घंटे लोगों को बिजली आ रही है। लोग तरह
लड़ाई कर रहे हैं? जब यहाँ पे एक दिन के लिए हड़ताल पर गए थे और उस दिन बिजली बंद हुई थी तो 20 घंटे तक करनाल ही एरिया था जहाँ पे 30% जगह पर बिजली नहीं आई थी। चलिए ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है रंजिता जी, बिजली प्रोड्यूस नहीं की, फिर बीच में बोल रहे हैं। ठीक है रंजिता जी, एक चीज समझना चाहूंगा मैं आपसे। रंजिता जी, एक चीज समझना चाहूंगा आपसे मैं कि आप बड़े अच्छे स्टैट्स लेकर आए, 82% की चोरी हो रही है, वहां पर ये हो रहा है। कांग्रेस के वक्त में क्या कुछ हो रहा था? क्योंकि बातें तो आपने भी की थी कि आप चोरी को रोक देंगे, लेकिन चोरी कितनी रुकी मैं आप हम सब जानते हैं। देखिए ये आंकड़े कब के लेके आ रहे हैं जरा जब ये 2014 से पहले के आंकड़े हैं, उसके बाद के आंकड़े हैं, ठीक है। देखिए जहां तक कांग्रेस सरकार की बात है, जब हमारे यहाँ पे भी लाइन लॉस था तो हमने एक इनिशिएटिव लिया था, मीटरों को घर से बाहर लगवाने का रवैया शुरू करवाया था और काफी हद तक हम इसमें सक्सेसफुल रहे थे। मैं ये जानना चाहती हूँ, जब भी जो लांबा जी ने इनसे सवाल पूछा कि 495 एम्प्लॉइज को निकाला गया, कुछ एम्प्लॉइज सस्पेंड किया गया, इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनसे पूछा गया कि अब ठीक है लांबा जी, एक सवाल आपसे, जो आप 495 कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ इस सरकार में आप बात कर रहे हैं? सुभाष लांबा जी, जो कर्मचारी निकाले गए जो आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इस सरकार में या पिछली सरकार के मिलाकर आप बता रहे हैं? ये तो अभी 1 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निकाले हैं और मैं ये कह रहा हूं कि संजय जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर अत्रे जी के पास जाऊंगा। आपने निकाले 495 कर्मचारी, जरा उनकी हिस्ट्री देखिए ना, आप क्यों निकाले गए हैं? अरे सर, अरे उनका काम देखिए ना, उन्होंने क्या किया है। आप उनके काम को देखिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ऐसे मुझे तथ्यों की जानकारी है, मुझे तथ्यों की जानकारी है। क्यों निकाले गए, क्यों सस्पेंड किए गए, जरा देखिए ना। आरोप लगे हुए हैं, आरोप लगे हुए हैं, उनका जवाब दीजिए। बिल्कुल ऐसे थोड़ी निकाल देते, कोई ये तानाशाही थोड़ी है, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, ऐसे थोड़ी किसी को निकाल दिया है। ऐसा किसी कर्मचारी को बेकसूर को नहीं निकाला गया है, जिसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई। संजय जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलिए आप, ठीक है, ठीक है। संजय जी आप दो चीजों पर चल रहे हैं। संजय जी 2 चीजों पर चल रहे हैं। पहले आपने कहा कि हमने तो कोई निकाला नहीं, अब आप कह रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी इसलिए हमने उन्हें निकाल दिया। एक चीज पर है ना, या तो आप कहें कि आपने निकाले नहीं, अब आप ये मान रहे हैं कि आपने निकाले। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे लगाए हुए आदमी हैं, ये सारे लोग वो है, वो सारे वो आउटसोर्सिंग के हैं। हमारी सरकार ने अभी तक भर्ती नहीं की। अब बताओ, हमारी सरकार ने अभी तक केवल प्रक्रिया चल रही है पिछले 1.5 साल में। अभी झूठ बोल रहे हैं संजय जी, चलिए ठीक है। प्रवीण अत्रे जी आपके पास आ रहा हूँ। अत्रे जी बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा आपको? अत्रे जी, सरकार किसी की भी रही हो, मैं बता रहा हूँ, हम बिजली की चोरी नहीं रोक पाए। रंजिता जी शांत हो जाएं। अत्रे जी, बिजली की चोरी कोई नहीं रोक पाया, सरकार किसी की भी रही हो। संजय जी शोर करने से कुछ नहीं होगा। संजय जी शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। संजय जी शांत हो जाइए, सुन लीजिए, हौसला रखिए सुनने का। ठीक है, चोरी को कोई नहीं रोक पाया अत्रे जी, सरकार किसी की भी रही हो, और उसमें आपकी सरकार भी आती है जब भी रही। तो ऐसे में क्या जो निजीकरण किया जा रहा है, क्या ये अच्छी पहल है? देखिए राज, मैं वही थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं। जैसे संजय जी ने अभी 2-3 चीजें बोली, देखिए जहां तक प्राइवेटाइजेशन की बात है, निजीकरण की बात है, ये कोशिश हुड्डा साहब ने भी की थी। उन्होंने गुड़गांवा और पानीपत को इस तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की थी, जिसका हमने पुरजोर विरोध भी किया था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने ऐसी कोशिश नहीं की है, उन्होंने भी की थी। लेकिन अभी संजय जी ने एक बात कही कि साहब देखिए, हमने बिजली बोर्ड में रेवेन्यू जनरेट किया। अब रेवेन्यू जनरेट कैसे किया साहब? आपने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया। फ्यूल सरचार्ज कैसे बढ़ाया? जब इंटरनेशनल लेवल पे और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर फ्यूल की कीमतें लगातार कम हो रही हैं, ये उसको सरचार्ज को बढ़ाते जा रहे हैं। सन्ड्री चार्ज आपने लगाया, मतलब किस तरह से प्रदेश की जनता की जेब पे डाका डाला। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, संजय जी जिस तरह कह रहे थे कि क्या प्रदेश को आगे नहीं जाना चाहिए? अरे कौन नहीं चाहता प्रदेश तरक्की करे? हर हरियाणवी चाहता है कि हमारा प्रदेश तरक्की करे, लेकिन संजय जी आप प्रदेश को आगे नहीं ले जा रहे हो जब तक प्रदेश की जनता को तो आप कुचलने की कोशिश कर रहे हो, प्रदेश की जनता की जेब पे आप डाका डाल रहे हो, कर्मचारियों पे आप एस्मा लगा रहे हो, और आप कहते हो कि प्रदेश आगे बढ़े। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अभी इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि साहब ये कोई तानाशाही थोड़ा है। अरे साहब, एस्मा लगाना ही तानाशाही है। अगर कोई अपनी जायज मांग के लिए प्रदर्शन करता है, आप बजाय उसकी मांग को मानने के उस पर एस्मा लगा रहे हो। क्या हम हल की तरफ जा रहे हैं? नए सवाल आप उस कानून को पढ़िए, उसकी व्याख्या देखिए, आप जहां कहां लगा रहे हैं उसको। क्या कर्मचारियों की ये मांग नाजायज है कि आप निजीकरण मत कीजिए? आप एस्मा कैसे लगा सकते हैं? निश्चित तौर पे कोई भी वर्ग हो तो जो सर्वोत्तम तरीका है वो तो बातचीत का ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप बातचीत से ही उसे सुलझा पाए तो वो बेहतर होगा।
क्योंकि देखिए आजकल मान लीजिए अगर लगा कई बार हाईकोर्ट इंटरवेंशन हो जाती है, अभी आपको पता है हिमाचल में हड़ताल थी, ये ठीक है कि जरूरी सेवाएं हैं, आप कह सकते हैं कि बिजली एक जरूरी सेवा है और उसकी मेंटेनेंस के लिए जरूरी है एक्ट लगाना, लेकिन अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन होता है आफ्टर ऑल देखिए, एक ये जो मैं आउटसोर्सिंग वाला फंडा बहुत इस देश में चल रहा है, मुझे ये पर्सनली बहुत मैं स्ट्रांगली फील करता हूँ कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ये असली जिम्मेदार हैं, गुनाहगार हैं, नाकामी को छिपाने के लिए ये लोग कहते हैं कि जी ये सरकारी एम्प्लॉय काम नहीं करते जी, ये चोरी कर, उनकी अपनी लीडरशिप किस लिए है? उन्हीं कर्मचारियों से। ऐसा तो है नहीं कि जो आप आउटसोर्सिंग पे लेते हैं उनके 4 हाथ होते हैं या उनके 4 पांव 2 ही हाथ 2 पांव होते हैं, तो अल्टीमेटली उनकी आप इतनी ज्यादा उन पे विश्वास करें, तो इस नीति के पर्सनली मैं तो खिलाफ हूं कि आप उन कर्मचारियों को ही मोटिवेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली और जहां तक एस्मा वगैरह ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो सकते हैं। आज आपने एस्मा लगा दिया, आप कितने कोई अनडिफिनेट तो लगाएंगे, मान लीजिए 10 दिन हड़ताल एक बार टूट भी जाए, वो दोबारा असंतोष पनपता रहेगा, वो दूसरे रूप में सामने आएगा। तो अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन है वो तो विश्वास में लेके ही आपको करना पड़ेगा, बातचीत के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि जो बातचीत की भी गई वो फेल क्यों हुई और क्या वो वाकई में सकारात्मक बातचीत की तरफ कदम थे या फिर हड़ताल का होना तो निश्चित था क्योंकि बातचीत ढंग से की ही नहीं। एक छोटे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं। चर्चा हम कर रहे हैं कि निजीकरण किया गया 23 सब डिविजन्स का, उसे लेकर जो कर्मचारी है वो हड़ताल करने वाले। 29 और 30 तारीख को ये हड़ताल है, लेकिन उससे पहले सरकार ने एस्मा लगा दिया है। ऐसे में कैसा रहेगा सूरत हाल, क्या हड़ताल हो पाएगी, ये वो तमाम सवाल जिनका जवाब मिल पाना अभी जरा मुश्किल है। सुभाष लांबा जी आपके पास आ रहा हूं। एस्मा लगा दिया गया, कैसे आप लोग हड़ताल कर पाएंगे, क्योंकि उस दौर में मुश्किल होगा आपके लिए, गिरफ्तारियां भी हो सकती है, टर्मिनेशन से लेकर सस्पेंशन हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। इसमें निश्चित तौर से जो हमने स्ट्राइक का नोटिस दिया था उसमें बाकायदा तौर से लिखा है कि बिजली आपूर्ति को बाधित नहीं करेंगे जी, बिजली सप्लाई को जारी रखेंगे, एसेंशियल सर्विसेज को जारी रखेंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता को नाराज करके हम इस आंदोलन को नहीं जीतना चाहते, क्योंकि ये लड़ाई बिजली कर्मचारियों की नहीं है, आम जनता की लड़ाई है। बिजली सब डिवीजन बचेंगे तो आम जनता से उसका फायदा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश की सरकार ने जो एस्मा लगा दिया जी, निश्चित तौर से इससे प्रदेश का बिजली कर्मचारी पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, हम लोगों को परेशान नहीं कर रहे। तो एस्मा लगाना ये निश्चित तौर से अलोकतांत्रिक और निश्चित तौर से तानाशाहीपूर्ण कदम है, और इसके खिलाफ कल पूरे प्रदेश में दमन विरोधी दिवस मनाते हुए हम पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ये है असली चेहरा, कि जो बातचीत की टेबल पर नहीं आना चाहते। हम 23 अक्टूबर से लग रहे हैं, ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी ना एसीएस पावर कोई हमारे से बातचीत करने ठीक है, बातचीत पर मैं सरकार से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा बहुत जल्दी से आप अपनी मांगे बता दें कि आप दरअसल मांग क्या कर रहे हैं, क्यों हड़ताल कर रहे हैं। मांगे हमारी हैं कि 23 सब डिवीजन जो निजी हाथों में देने का फैसला कर रहे हैं, फौरी तौर से वो निर्णय वापस लें। ठीक है। दूसरा, प्रदेश की जनता को 24 घंटे और सस्ती बिजली देने के लिए 800 मेगावाट का जो सुपर पावर प्लांट लगाना था, वो जो प्रस्ताव 1 साल से पेंडिंग पड़ा है, ताकि बिजली बाहर से खरीदी जा सके, उसको चालू करवाएं। 189 बिजली कर्मचारी चालू लाइनों पर काम करते हुए नौजवान इस प्रदेश के वो मर गए हैं, उनके आश्रित को नौकरी मिलनी चाहिए, ये मुख्य तौर से मांग इसकी है। प्रदेश में हमारे 12,000 के करीब कच्चे कर्मचारी हैं, उनको पक्का किया जाना चाहिए। समान काम समान वेतन की हम मांग कर रहे हैं। कितने कर्मचारी काम करते हुए मरे हैं वो बताएंगे आप? 189 कर्मचारी पिछले 5 साल। ठीक है संजय जी, 189 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। क्या उनके कर्मचारियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या उन्होंने काम नहीं किया, जो बात आप बार बार कह रहे हैं शुरू से लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई सारी मांगों के खिलाफ है सरकार, ऐसा नहीं है। सहानुभूति पूर्वक हर मांग पर विचार किया जा रहा है। चलिए अच्छी बात। आज हमारे जो एमडी हैं वो इनके प्रतिनिधियों से मिले हैं और अच्छी उसमें कुछ बातें हुई हैं। मेरे को एक चीज समझ आगे बढ़ सकती है। ठीक है संजय जी, एमडीज बहुत जा रहे हैं। मैं आपको 3 बैठकें हुई, तीनों विफल रही। जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंधक निदेशक नितिन यादव गए, उसके बाद अरुण वर्मा जी गए दक्षिण की तरफ से, उसके बाद निदेशक रामा राव गए, सबके साथ बातचीत फेल हो गई। और वो बातचीत फेल होनी थी क्योंकि उनके पास आप कह सकते हैं कि कोई अथॉरिटी नहीं थी, वो पूरे तरीके से स्टैंड नहीं ले पाए कुछ भी। ऐसे में अगर सरकार की तरफ से कोई मंत्री जाता, बातचीत होती, तो शायद ये हालात ही ना होते। नहीं, कुछ बातें उसमें तय होती ना, कैसे होती? ड्राफ्ट बनता, कोई बातें होती, उसमें बातें आती तो आगे बढ़ते।
साहब मंत्री भी जाएंगे, मुख्यमंत्री से ठीक है, आपकी तमाम सरकार बातें आपकी तमाम बातें सर आंखों पर है संजय जी, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। ये कोई भी ऐसी बात कर्मचारियों को बता ही नहीं पाए जिससे कर्मचारी संतुष्ट हो जाते। सुभाष लांबा जी गलत तो नहीं कह रहा मैं उस मीटिंग में मौजूद हूं। उन्होंने ये कहा कि नीतिगत मामले हैं, प्रदेश की सरकार के स्तर पर इनका फैसला होना है, इसलिए मामला तो सरकार के स्तर पर होगा। साहब जब सरकार के स्तर पर फैसला होना है तो सरकार के नुमाइंदे क्यों नहीं आ गए, कोई मंत्री क्यों नहीं आ गए? क्या आपकी सरकार इतनी बिजी है कि कर्मचारियों को जो हड़ताल का आपको बातें कह रहे हैं उनके पास आप जाएंगे ही नहीं और अब आप एस्मा लगा देंगे? नहीं, नीतिगत मामला जैसे ये है कि कोई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है कि उसके आश्रित को भर्ती करना, ये हरियाणा सरकार की पॉलिसी बंद हो गई है, पीछे से बंद है। ये नीतिगत फैसला हो गया ना कि इसको नए सिरे से तो जब आपको पता है कि फैसला सरकार को लेना है, प्रबंधक निदेशकों को नहीं लेना, तो आप सरकार के मंत्रियों को भेजते ना। मैं बता रहा हूँ कि हर बात के हर विषय पहले संजय जी को पूरा एक सेकंड में बता रहा हूँ। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे 15,300 तनख्वाह मिलती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घटा करके 9900 रुपए कर दी। ये कौन सा नीतिगत मामला है? चलिए संजय जी जवाब इस पर भी दीजिए, और जवाब इस पर भी दीजिए कि बैठक में सरकारी नुमाइंदा क्यों नहीं पहुंचा, कोई मंत्री क्यों नहीं आ गया? क्या इतनी बड़ी दिक्कत थी उसमें? जो लोग टेक्निकली इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, जो सीधा इन चीजों को डील कर रहे हैं, पहले उनके सामने कोई ड्राफ्ट तो बन जाए ना। हमने ये नहीं कहा कि हम सारे कर्मचारियों को हटा रहे हैं, पूरे का कोई निजीकरण शब्द ही गलत है। नहीं, बिजली का कोई निजीकरण अच्छा, नहीं किया जा रहा है। ठीक है, केवल आप एक बात बताइए, 23 पायलट प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और ये भी केवल 11 किलोवाट में और एलटी में किया जा रहा है। ये भी बात ध्यान करने की है। ऑपरेशन और मेंटेनेंस में किया जा रहा है, हर जगह नहीं किया जा रहा है। केवल उन जगह पर कुछ कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी भर्ती, ताकि काम चलाया जा सके। अगर ये चीज सफल होती है तो इसको आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं सफल होती है तो इसको वापस ले लेंगे। और जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। और जो बात आप बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरे तरीके से बातचीत होती है, एक मसौदा तैयार होता, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन एस्मा लग गया है। रंजिता जी कह सकती हैं आप, क्योंकि खुले तौर पर जो कर्मचारी वो परेशान है और जो नीतियां हैं वो बदल दी गई है, नीतिगत मामले हैं, बहुत सी दलीलें दी जा रही है। देखिए राज, ये डिपार्टमेंट जो है एक एनोमिनस बॉडी है, ठीक है। इसके चेयरमैन को जाना चाहिए किसी भी तरह के वार्तालाप करने के लिए, ये बार्गेनिंग करने के लिए। आज 34 दिन हो चुके हैं जब वो पिछली बार हड़ताल पर गए थे, अब तक इनके 34 दिन लग गए। इनके विभाग के एमडी वहां पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि पहले उनका ड्राफ्ट बनाएंगे। भाई आप और कितने दिन लेना चाहते हैं इस चीज को ड्राफ्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए? इससे साफ नजर आता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है इस टॉपिक पे बैठने की, बात करने की। अगर किसी चीज को थोपना होता है, जब पंचायतों के चुनाव थे, किसी चीज को छोपना था तो एक दिन में सब कुछ हो जाता है, एक दिन में गवर्नर के साइन भी होते हैं, एक दिन में पॉलिसी। ये अच्छा काम नहीं है क्या? क्या एम्प्लॉय जो सड़कों पर बैठे हैं आज, जिन एम्प्लॉइज को बेरोजगारी के लिए आप लोगों ने सड़कों पर बैठाया है, ये कोई अच्छा काम नहीं है। कब करेंगे आप? कब करेंगे? 34 दिन आज हो चुके हैं, आगे आपने फिर से एस्मा लगा दिया। आप मुझे ये बताइए कि आप जो कर्मचारियों की भलाई के लिए आपने एक भी स्टेप कौन सा उठाया? अभी आप कह रहे थे हमने एक भी भर्ती नहीं की। ठीक है, अत्रि जी के पास चलते हैं आगे, अत्रि जी के पास चलते हैं। हरियाणा के नौकरी पे लगे हुए निकाल दिए हैं, ठीक है, लगा दिए, और वो हमने कहा भी कि 495 एक बड़ा आंकड़ा है। अत्रि जी, बहुत से सवाल उठते हैं और सवाल ये भी उठ जाता है कि जो नीतियां हैं वो बना ही नहीं पाते हम, क्योंकि जब किसानों को बात की गई थी बिजली देने की, वो नीति भी नहीं बना पाई सरकार। इस मामले में भी एस्मा लगा दिया गया। नहीं, यहाँ पे आप सरकार की मंशा देखिए राज। अभी संजय जी एक तर्क दे रहे थे इस निजीकरण के पीछे कर्मचारियों की कमी, और देखिए कितना दुखद है इस प्रदेश के लिए। 2 साल के लगभग सत्ता में हो गए और आज भी सभी विभाग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। उसको ये बात जानते भी हैं, उस तर्क का इस्तेमाल भी करते हैं निजीकरण के लिए। देखिए कितना दुखद एक और चीज है। देखिए ये सरकार कर्मचारी विरोधी है, ये पहले दिन से सबको पता है। जैसे इन्होंने 60 साल की आयु को 58 साल रिटायरमेंट आयु किया, सबको पता है। पंजाब के बराबर वेतनमान देने का वायदा करके वोट लिए और उस वायदे से मुकर गए, ये भी सबको पता है। तो सरकार की असंवेदनशीलता लगातार झलक रही है। अभी जैसे लांबा जी ने बताया कि साहब इन्होंने पहले नोटिस दिया था, उसके बावजूद सरकार संवाद नहीं करती, डायलॉग नहीं करती और कर्मचारियों के ऊपर एस्मा लगा देती है। तो यहां से पता लगता है कि सरकार कितनी कर्मचारी विरोधी सरकार है, और जिसका नतीजा आज ये है कि कर्मचारी भाइयों को स्ट्राइक के लिए जाना पड़ रहा है। अगर सरकार चाहे, कोई बड़ी जायज मांग है उनकी, कोई नाजायज मांग नहीं है, सरकार उस मांग को मान ले, एस्मा की जरूरत ही नहीं है। सरकार उस मांग को क्यों नहीं मानती? आप ये बात बेहतर जानते हो कि आप निजीकरण इसलिए कर रहे हो कि साहब कर्मचारी कम है, जिस तरह का तर्क संजय ने दिया है, तो आप कर्मचारी भर्ती कर लीजिए, आप कर्मचारी भर्ती कीजिए, समस्या खत्म हो जाती है। चीज और ऐड करना चाहती हूँ, 5,000 करोड़ जो ये अभी बात कर रहे थे, 5 करोड़ हर महीने चाहिए।
5 से 6 करोड़ रुपया मेंटेनेंस के लिए देने के लिए। नहीं रंजिता जी, आपने पहले 5,000 कहा, फिर आप 500 कह रही हैं, अब आप 5 से 6 करोड़ कह रही हैं। 5 से 6 करोड़ के बीच में लगेगा। अगर हम 23 सब डिवीजन को 25 लाख रुपए महीना देते हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 करोड़ 75 लाख रुपए होता है। तो वो पैसा कहां से आएगा? अभी ये लॉसेस की कवर करने की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय अगर 12 कर लीजिए, आप समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर और कितने लॉसेस। बिल्कुल, आंकड़ों का है ना कुछ और ही कहता है, और निजीकरण करने की जो कोशिश की जा रही है उसके पैमाने पर ये खरा उतरता नहीं दिखता। गुरमीत जी के पास जा रहा हूं। गुरमीत जी, अतरी शांत हो जाइए। गुरमीत जी, आप किस तरीके से देखते हैं, बातचीत क्यों नहीं की जा रही? सबसे बड़ा सवाल ये कि मुश्किलें आ रही है, लेकिन बातचीत करने के लिए वैसे भी देखिए, जैसे कर्मचारियों ने ये आश्वासन, कई जगह हड़ताल हमने पहले भी देखी है, एस्मा भी लगा जैसे ये कह रहे थे, लेकिन मान लीजिए कर्मचारियों ने ये वादा किया कि हम इसेंशियल सर्विसेज को बाधित नहीं करेंगे, तो बेहतर होता कि 1-2 दिन देख लेते। अगर कर्मचारी बाधित करते, अपने आप वो एक्सपोज होते, तो शायद पब्लिक को भी लगता कि एस्मा लगाना राइट फैसला था। अब आपने पहले लगा दिया, तो इन्हें भी ये कहने का मौका मिल गया लांबा जी को कि हमने तो कहा था कि हम कोई इसेंशियल सर्विस बाधित नहीं करेंगे। उस एक्ट का प्रावधान तो इसीलिए किया गया ना कि जरूरी सेवाएं, एम्बुलेंस है, अस्पताल है, और चीजें वहां पर जरूरी पानी की वो हैं, वो बाधित ना हो, जिससे कि लोगों को कष्ट ना हो। अब आपने पहले ही लगा दिया, तो आप अपनी तरफ से जो ये कड़ा रुख इन्होंने दिखाया है, जैसे मैंने कहा कि कई बार अल्टीमेटली तो आपको बातचीत करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी बिजली विभाग हो या कोई और बड़ा विभाग हो, बहुत बड़ा विभाग है बिजली विभाग भी, तो उसमें आपको बातचीत ही एक रास्ता हो सकता था जिससे आप इसे सुलझा सकते थे। और जो कुछ मांगे हैं, मान लीजिए आश्रितों की है या जो और है, उन पे आप निश्चित तौर पे सरकार के तौर पे फैसला कर सकते हैं। और जो विभाग के प्रधान सचिव हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर से ज्यादा एक सचिव जो होता है वो प्रधान सरकार का प्रतिनिधि माना जा सकता है। तो मान लीजिए मुख्यमंत्री, अभी मंत्री कोई अलग नहीं है जो बार बार वो कह रहे हैं, तो चलो मुख्यमंत्री अगर स्वयं व्यस्त है तो वो एफसी की ड्यूटी लगा सकते हैं। तो अल्टीमेटली, और 34 दिन कम नहीं होते, मैं नहीं मानता कि इसमें कोई ड्राफ्ट ऐसा बनना है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, और उस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करके, और क्योंकि होता क्या है, अगर आप इस तरह से मान लीजिए, कई बार तो हो जाता है कि हड़ताल टूट जाए, लेकिन कई बार वो और उग्र भी हो जाए, कर्मचारी भी कहते हैं कि अच्छा इन्होंने, हमने तो कहा था हम बाधित नहीं करेंगे, फिर भी, तो उसमें टकराव और बढ़ जाता है। बिल्कुल, टकराव की जब भी टकराव बढ़ेगा तो लोगों का ही नुकसान है, लोगों का नुकसान है। संजय शर्मा जी और सुभाष लांबा जी, संजय शर्मा जी, क्या इसका हल है कोई आपकी नजर में कि ये तमाम जो चीजें ये ना हो, एस्मा हट जाए, ये पूरी की पूरी हड़ताल होने वाली है वो हट जाए, लोग सड़कों पर ना उतरे, बातचीत के लिए आप आगे बढ़ जाएं और इनकी तरफ से भी लोग आगे आ जाएं? संजय जी, नहीं, सरकार इस मामले में संवेदनशील है, जो भी गलतफहमी है, जो भी आशंका है, उनको दूर किया जा सकता है। बातचीत ही एक रास्ता होता है हर समस्या के समाधान का, लेकिन ये तो सरकार को मजबूरी में लगाना पड़ा ना। कोई सचिव आपका, अभी भी दिन बचे हैं, अभी भी आप चीजों को सुधार सरकार सकते हैं, बातचीत के लिए जाएंगे? मन से बात करने के लिए तैयार है सरकार। अगर कर्मचारी, ये जो बिजली के कर्मचारी अपनी हड़ताल को वापस लेते हैं, तो सरकार बातचीत का रास्ता आगे बढ़ा सकती है। तो आप कह रहे हैं बातचीत के लिए खुले हैं। सुभाष लांबा जी, अगर बातचीत के लिए आपको बुलाते हैं पहले और कुछ सकारात्मक चीजें निकलती है तो आप रोक देंगे हड़ताल? ऐसा है, जो कह रहे ना बातचीत के दरवाजे खुले हैं, ऐसे खुले दरवाजे में हम नहीं जाते किसी के। विधिवत तौर से हमारे पास इनविटेशन आ जाए, हम बातचीत करने को तैयार है। हड़ताल को आप हड़ताल वापस लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। अरे छोड़ो संजय शर्मा जी, ये जो लहजा है, ये जो लहजा है, जिस लहजे में आपने कहा, ये लहजा ही बता रहा है कि आप कितने तैयार हैं। साहब, जब वोट के लिए जाते हैं तो ये लहजा नहीं रहता, जब वोट के लिए जाते हैं ये लहजा नहीं रहता। ऐसा लगा ये लहजा नहीं है, ये मेरा बोलने का तरीका होता है। नहीं साहब, हमारा लहजा है। नहीं, देखिए संजय जी, संजय सरकार कभी संजय शर्मा जी अगर तोड़ने की बात करते हैं, इनके मुख्यमंत्री का लहजा भी पीछे यही रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बिग बुलेटिन का हिस्सा बनने के लिए। वक्त की कमी मेरे पास, तो कुल मिलाकर हड़ताल होकर रहेगी, ये बात कह रहे हैं कर्मचारी संघ के नेता, और बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे ये कहा जा रहा है, लेकिन एस्मा लग चुका है। तो ऐसे में क्या होगा, सूरत हाल क्या रहेगा, ये देखने के लिए 29 और 30 जून का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर कुछ निकल पाए, कुछ विकल्प, या फिर हम कहें कि कुछ समाधान इस पूरी समस्या का, तो पूरे प्रदेश के लिए अच्छा होगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।